में सीखेंगे कि ASP.NET कोर में हम डेटा को इंसर्ट हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने ASP.NET कोर MVC एप्लीकेशन मैंने ओपन किया हूँ फ्रेंड, आप देख पा रहे हैं मेरे सामने ओपन है। इसमें सबसे पहले मैं जाता हूँ HTML के अंदर, जो डिफ़ॉल्ट HTML है index.html में इसको ओपन करता हूँ। इसमें मैंने क्या किया हूँ कि एक मैंने फॉर्म टैग बनाया हूँ जिसके अंदर 3 टेक्स्ट बॉक्स है। एक नेम के लिए मैं लिया हूँ टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है, एक एज के लिए लिया हूँ और एक एड्रेस के लिए लिया हूँ। ये क्या करेगा कि इसमें हम लोग जो ASP.NET कोर में मैं जो टेक्स्ट बॉक्स लिखता हूँ उसको लिखने का जो एट्रीब्यूट लिखने का तरीका जो थोड़ा डिफरेंट होता है फ्रेंड। क्या होता है फॉर्म टैग में सबसे पहले मैंने क्या किया ASP-कंट्रोलर इक्वल टू होम, ये कंट्रोलर को डिनोट करेगा, और ASP-एक्शन ये एक्शन मेथड को डिनोट करेगा। इसमें मैंने मेथड पोस्ट मैंने भेजा हूँ कि ये रिक्वेस्ट जो होगा मेथड पोस्ट होगा। उसके बाद इनपुट लिखने का तरीका दे ASP4 नेम क्लास, हम इस तरह से नॉर्मल क्लास हम लोग लिखते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या क्लास होगा, और एज के लिए ASP4 एज। ये जो मेरा जो है ये जो मॉडल मैंने जो यहाँ पे डायरेक्टिव मैंने लिखा हूँ @model एम्प्लॉय, ये क्या अगर मॉडल एम्प्लॉय मॉडल के साथ क्या होगा बाइंड हो जाएगा फ्रेंड। ये जो नेम और मेरा जो प्रॉपर्टीज में जो नेम मैंने जो डिफाइन किया F12 प्रेस करता हूँ, मॉडल जो मैंने डिफाइन किया फ्रेंड देख पा रहे हैं दोनों सेम होना चाहिए फ्रेंड। इससे क्या होगा जब भी मैं पोस्ट करूँगा तो मेरा जो मॉडल के जो प्रॉपर्टीज है उसके साथ मेरा वैल्यू क्या होगा बाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से हमने फ्रेंड आपको मैंने दिखाया कि इस तरह HTML हम लोग डिजाइन किया, एक बटन लिया सबमिट, सेव करने से डेटा मेरा जो है कंट्रोलर के पास जाएगा। कंट्रोलर में मैं जा रहा हूँ, कंट्रोलर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे होम कंट्रोलर जो डिफ़ॉल्ट है वो होम कंट्रोलर है। यहाँ पे क्या एक्शन मेथड जो हिट होगा बाय डिफ़ॉल्ट, यदि हम HTTP वर्ब यूज़ नहीं करते हैं किसी भी एक्शन मेथड पे, वो गेट ट्रीट करता है, HTTP गेट ही कॉल होगा वो। इसको यदि पोस्ट करना है तो इसके नीचे मुझे लिखना पड़ेगा HTTP पोस्ट जो हम डाटा को सर्वर में जाके सेव करेंगे, इसके लिए HTTP पोस्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। और इसमें क्या किया है, एक पैरामीटर पास किया है, एक एम्प्लॉय जो मॉडल जो मैंने बनाया था उसका एक ऑब्जेक्ट मैंने एक रेफरेंस क्रिएट किया हूँ। यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट किया हूँ। यहाँ पे क्या करेगा मेरा जो सबमिट होगा डेटा, तो इसमें मॉडल के साथ क्या होगा मैपिंग हो जाएगा, मेरा सारा डेटा हर प्रॉपर्टीज में दिखेगा। इसके बाद इसमें जो डेटा जो लेके मुझे क्या करना है फ्रेंड, जैसा कि मैंने इससे पहले बहुत सारे मैंने वीडियो बनाया हूँ, मैं एक ही चीज़ फॉलो कर रहा हूँ कि BLL यानी सर्विस हो चाहे BLL फोल्डर हो, कुछ भी नाम रखे। इसमें क्या होगा एप्लीकेशन का लॉजिक सिर्फ लिखा जाएगा। कुछ भी जैसे वैलिडेशन करना, चेक करना, डेटा को चेक करना है, मुझे कुछ कैलकुलेशन करना है, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं बिजनेस लॉजिक रिलेटेड कुछ भी कोड हम BLL के अंदर यूज़ करते हैं फ्रेंड। और एक मैंने डायल बनाया हूँ डाटा एक्सेस लेयर, इसमें वो सारा कोड लिखेंगे जिसमें डाटाबेस रिलेटेड कोड, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट का कोड हम रखेंगे। इससे क्या होता है लेयर वाइज हम लोग ASP.NET कोर के अंदर हम लोग काम करते हैं, ताकि मुझे जो है इस जगह से इस तरह से काम करने से थोड़ा बेस्ट होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कोड मेंटेन रहता है फ्रेंड। उसके बाद मुझे क्या करना है कि मॉडल के अंदर जो इतने भी मॉडल हम लोग डिफाइन करते हैं, मॉडल के अंदर हम लोग डिफाइन करते हैं फ्रेंड। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पे कंट्रोलर के पास, कंट्रोलर पे मैं गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे डेटा जो है इसको जो है डायरेक्ट जो है हम कनेक्ट करेंगे BLL के से। BLL जो मैं जो क्लास जो बनाया हूँ मैं यहाँ पे एम्प्लॉय सर्विस के साथ मुझे क्या करना है कंट्रोलर को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है फ्रेंड, तो एम्प्लॉय सर्विस में मैंने देखिएगा 2 फाइल मैंने बनाया था। जब इंटरफेस एक बनाया है, एक क्लास बनाया। तो हम जब भी किसी दूसरे लेयर के साथ जब हम कनेक्ट करेंगे तो हम इंटरफेस से कनेक्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ क्या किया है कंट्रोलर के अंदर गया हूँ, यहाँ पे आई एम्प्लॉय सर्विस का एक रेफरेंस क्रिएट किया हूँ, और इसके नीचे जो आई एम्प्लॉय सर्विस का मैंने एक रेफरेंस क्रिएट किया हूँ कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर ग्रुप में। इससे क्या होगा मेरा जो है ASP.NET कोर में प्री डिफाइंड जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन इनबिल्ड है। तो इसको हम जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का हम लोग यूज़ करेंगे फ्रेंड। इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन 3 तरह से होता है, जो एक कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन होता है, एक प्रॉपर्टीज इंजेक्शन होता है, एक मेथड इंजेक्शन होता है। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कर रहा हूँ। तो इस तरह से डिफाइन करने से क्या होगा जब मेरा कंस्ट्रक्टर ये कॉल होगा होम कंट्रोलर का, तो इससे जो डेटा होगा मुझे क्लास मेंबर जो वेरिएबल है आई एम्प्लॉय सर्विस का जो रेफरेंस वेरिएबल अंडरस्कोर आई एम्प्लॉय सर्विस को इनिशियलाइज हो जाएगा फ्रेंड। ये फ़ायदा होता है हम लोगों को जब भी हम यूज़ करेंगे, इसी तरह से हम लोग यूज़ करेंगे एप्लीकेशन में। तो इसको क्या होगा, तो इसमें जो डेटा है
इसमें जो डेटा है इसको मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे गया और मैं लिखूँगा अंडरस्कोर, यहाँ पे अंडरस्कोर इस तरह से लिखूँगा आई एम्प्लॉय सर्विस, इसको मैं कॉपी किया, डॉट एड एम्प्लॉय, मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय को ऐड करना है। इसमें अंदर क्या करेंगे, हम पैरामीटर को पास कर देंगे। ये मेथड कहाँ से कॉल हो रहा है, अब मैं जाइएगा एम्प्लॉय सर्विस के अंदर जाइएगा तो एड एम्प्लॉय ये सर्विस है, इसके अंदर क्या है, मुझे प्रॉपर्टीज़ को भेजना, डेटा को मुझे भेजना है। ये जो एम्प्लॉय में जो डेटा है इसके अंदर ये डेटा है, मैं इसको मैं भेज दूंगा। अभी मैं कुछ मॉडल को चेक नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड, ओनली फॉर मैं कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या हो गया कि इस सर्विस को मैं, इस सर्विस जो डिफाइन किया हूँ ये रेफरेंस वेरिएबल, इसमें डेटा को हम भेज रहे हैं, इसमें डेटा को भेजना है मुझे, तो इसको मैं एड एम्प्लॉय को मैं कॉल किया। अब मुझे करने जाना है सर्विस, यहाँ पे जो सर्विस के अंदर जाता हूँ, इसमें मैंने क्या किया, एक वेरिएबल में एम्प्लॉय जो इंटरफेस है फ्रेंड, इसे मैंने क्या किया, इंटरफेस लिखने, जब भी कोई किसी इंटरफेस बनाते हैं तो इंटरफेस कीवर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक जो मेथड हम डिफाइन करेंगे उस मेथड को हम अपने क्लास में जहाँ इस इंटरफेस को यूज़ करेंगे वहाँ पर जाकर इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमको क्या करना था, एम्प्लॉय में गए, यहाँ पर मैंने इसको इनहेरिट किया, इनहेरिट करने के बाद इसको मैंने इस फंक्शन को मैंने इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट कैसे किया, तो आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी, अब इस सर्विस है, ये जो सर्विस है इसको कनेक्ट करना है किससे, डाटा एक्सेस लेयर से। डाटा एक्सेस लेयर मैंने जो बनाया हूँ फ्रेंड, ये डाटा एक्सेस लेयर है, इसका भी मैंने एक इंटरफेस बनाया है, एक क्लास बनाया है। इसको भी मैं क्या करूँगा, एक इसी तरह जैसे मैंने कंट्रोलर में इंजेक्ट किया था, कंट्रोलर में कनेक्ट किया था, इसी तरह इसको भी मैं कनेक्ट करूंगा इसी तरह से। तो इसको मैं क्या किया, इसका जो क्लास है रिपोजिटरी जो मैंने क्लास बनाया है उसको मैं सर्विस के साथ क्या किया हूँ, कनेक्ट किया हूँ। इसी तरह से मैं एक आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी का इंटरफेस बनाया, उसका एक रेफरेंस क्रिएट किया, उसको पैरामीटर को मैंने पास किया, एक कंस्ट्रक्टर बनाया एम्प्लॉय सर्विस का, उसको मैंने कंस्ट्रक्टर इंजेक्ट किया है। तो इस तरह से मैंने इसको इंजेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँ, इसको रेफरेंस वेरिएबल डॉट एड एम्प्लॉय, इसको करने से क्या होगा, मेरा चला गया डेटा कहाँ, रिपोजिटरी में। अब यहाँ पर आऊँगा इसका क्लास में, अब यहाँ पर जो डेटा आएगा फ्रेंड रिपोजिटरी में, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, सेव का कोड लिखना है। मैंने पहले बताया था कि डेटा एक्सेस लेयर में जो भी हम कोड लिखते हैं, यहाँ पे कड ऑपरेशन जो भी होता है, इंसर्ट अपडेट डिलीट सारा चीज़ हम यहीं पर लिखते हैं। इसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड, इसमें आप देखिएगा कि मैंने सर्विस में इस तरह से मैंने कॉल किया, ऐड किया, तो मेरा रिपोजिटरी के पास चला गया। अब रिपोजिटरी में जब जाएंगे, रिपोजिटरी में जो मैं क्लास में मैंने गया है, तो यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या जरूरत पड़ता है, हम एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का हम लोग यूज़ करते हैं इसमें इंसर्ट करने के लिए। तो इसको इंसर्ट करने के लिए एंटिटी फ्रेमवर्क हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा मैंने माइग्रेशन भी किया था, एंटिटी फ्रेमवर्क के पैकेज को मैंने इंस्टॉल भी किया था। अब मैं इसको यूज़ करूँगा। यूज़ करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, कनेक्शन स्टेट डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास जो बनाया था उसको मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने पास किया है, उसको मैंने डीबी कॉन्टेक्स्ट को इनिशियलाइज किया है। यहाँ पे आपको भी करना पड़ेगा इसी तरह से। तो इस तरह से हम लोग डीबी कॉन्टेक्स्ट जो बनाया था क्लास, इसके अंदर मैं जाता हूँ। डीबी कॉन्टेक्स्ट आप सिंपल है, बहुत इसको कॉमन हम लोग यूज़ करते हैं। इस तरह से ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को मुझे यूज़ करना पड़ता है। इसका लाइब्रेरी को सबसे पहले यूज़ करने से पहले इसको लाइब्रेरी को यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद इस तरह से हम लोग कोड लिखते हैं। ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर इस तरह से मुझे पैरामीटर पास करना पड़ता है। इस तरह से पास करने के बाद डीबी सेट करना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। हम लोग बहुत पहले से भी इसको डिफाइन करते हैं। इस तरह से कॉमन कोड है, इसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर जाते हैं तो इसको इस तरह से कंस्ट्रक्टर वाइज में जैसा मैंने कंट्रोलर में कनेक्ट किया, रिपोजिटरी में कनेक्ट किया, उसके बाद सर्विस में कनेक्ट किया, सेम हम इसी तरह से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करें, यहाँ पर जो मैं लिखूंगा कनेक्ट करने के बाद अब थोड़ा एक प्रोग्राम.cs फाइल में जाएंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर सर्विस को रजिस्टर करना पड़ता है। एड सर्विस टू द कंटेनर में जो है सर्विस को रजिस्टर करते हैं। जैसे मुझे सबसे पहले क्या होगा, डाटाबेस यहाँ पे मैंने रिपोजिटरी का मैंने इस तरह से कनेक्ट builder.service.add स्कोप आई एम्प्लॉय रिपोजिटरी एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय रिपो एंड builder.service.add स्कोप आई एम्प्लॉय प्लस इंटरफेस रखे, उसके बाद क्लास रखना पड़ेगा। उसके बाद इसी तरह से मैंने यहाँ पे देखिए एसक्यूएल सर्वर को भी कनेक्ट किया था, डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास को। यहाँ पे देखिए builder.scope.add डीबी कॉन्टेक्स्ट को भी ऐड कर रहा है, सर्विस है ये। एड डीबी कॉन्टेक्स्ट, इसको यूज़
एसक्यूएल सर्वर बिल्डर और कॉन्फ़िगरेशन और गेट कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे पास हो रहा है यूज एसक्यूएल सर्वर को। जब हम एंटिटी फ्रेमवर्क को फ्रेम यूज़ करते हैं तो इसको डीबी सेट को सेट करने के लिए मुझे इस तरह का कोड मुझे लिखना पड़ता है, इसको माइंड में आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद मैं जाता हूँ इसको यहाँ पे, अब इंसर्ट का कोड लिखना है मुझे। इंसर्ट का कोड लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो सर्विस के अंदर मैं गया, तो सर्विस के अंदर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय सर्विस एड एम्प्लॉय EMP पास कर दिया, सर्विस हो गया। अब मुझे रिपोजिटरी के अंदर जाना था, मुझे इसको जो वेरिएबल है इसको डॉट एम्प्लॉय, हम एम्प्लॉय के बाद लिखूँगा एड फंक्शन है एंटिटी फ्रेमवर्क का ये, इसको मुझे कुछ करना नहीं होता। अब मुझे इस डेटा को मुझे क्या करना है, इस रेफरेंस को मुझे इसमें पास कर देना है। अब इसके अंदर ये जो एड फंक्शन है फ्रेंड एंटिटी फ्रेमवर्क का ये है, और इसके बाद लिखूँगा यहाँ पे f कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। इस चीज़ को याद रखना, सेव चेंजेस हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड। इस तरह से प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसको यूज़ करने से क्या होगा, मेरा डेटा जो है सेव हो जाएगा। अब मैं इसको रन करके चेक करता हूँ कि मेरा डेटाबेस में जो है अब ऑलरेडी 2 रिकॉर्ड है, इसको सेव करने से डेटा सेव हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हम एप्लीकेशन को फिर रन करते हैं, अब चेक करते हैं। अभी मैं कुछ रिटर्न नहीं करवा रहा हूँ, ओनली फिर मैं इंसर्ट करके चेक कर रहा हूँ, उन्होंने मॉडल को वैलिडेशन किया हूँ फ्रेंड। तो फिर मेरा मोटिव है कि इसको मुझे चेक करना है डेटा इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। एप्लीकेशन रन हो रहा है फ्रेंड। प्रोसेस हो रहा है। डिबगर लगा हुआ है, मैं कंटिन्यू करता हूँ इसको। HTTP गेट को हिट किया है एक्स इंडेक्स को। अब मैं यहाँ पे कुछ भी मैं पास करता हूँ, सपोज यहाँ पे मैंने पास कर दिया सुनील एंड एज दिया 25 एंड यहाँ पे एड्रेस दिया, एड्रेस देना है कोलकाता। अब मुझे देखिए अब मुझे यहाँ पे रन हो गया फ्रेंड। अब मुझे डेटाबेस को चेक करना है। अब देख पा फ्रेंड मेरे सुनील 25 ईयर्स है, कोलकाता है। इस तरह से हम लोग फ्रेंड यूज़ करते हैं। ASP.NET कोर का मैंने ASP.NEट कोर में मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क का मैंने यूज़ किया, डेटा को इंसर्ट किया। इसी तरह मैं डेटा को अब गेट करूँगा, डेटाबेस से डेटा रिट्रीव करूँगा, गेट करूँगा और उसको लिस्ट में मैं दिखाऊँगा फ्रेंड। तो फ्रेंड यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड सर्किल में।